नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के पेपर में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो उसी का ध्यान रखते हुए जिन हमने प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की थी, तो उसके मैं पहले ही 14 सेट करा चुका हूं और आज मैं लेके आया हूं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वह एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, इन प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 17% का लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो भाई समझिए इस बात को कि जब भी व्यक्ति क्या देता है, छूट देता है और लाभ हो, तो मैंने ऐसे पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी आपको बताया था कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या रिलेशन होता है, एमआरपी और सीपी में। एमआरपी और सीपी में हमारे पास क्या रिलेशन होता है भाई? तो एमआरपी और सीपी में जो हमारा रिलेशन होता है वह होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट और यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है भाई। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है भाई? 17% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 117। और यहाँ 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90। 9 से काट लीजिए तो 13 निम्मा 117 और ये कितना? 10 बार कटेगा 9 से। तो भाई 10 रुपए वाली वस्तु पे कितना डालना पड़ेगा? 13 रुपए। तो कितना रुपए बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा? 3 रुपए। तो 3 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा भाई? 10। क्यों? क्योंकि वह पूछ रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो भाई यहाँ क्या आने वाला है? क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो 10 से ये कट गया 0, तो 10 तिया 30%। इसका मतलब यदि वह 30% बढ़ाकर के अंकित करता है, कितना? 30% बढ़ाकर अंकित करता है, इसका मतलब 100 रुपए वाली वस्तु पे 130 रुपए डाल देता है, तो क्या अगर वह 10% की छूट देता भी है तो उसे 17% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 30% इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 465 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। तो भाई बात करते हैं पहले तो कि सिक्के किस टाइप के हैं। अगर सिक्कों की बात करें तो जो सिक्के हैं वह किस टाइप के हैं भाई? 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है भाई, 3 टाइप के इसमें सिक्के हैं। अब उनके मूल्यों की बात करें तो 5:3:1। इसका मतलब अगर उनको कलेक्शन किया गया है तो 5 रुपए तो मिलाकर के बनते हैं 1-1 रुपए से, 3 रुपए बनते हैं 50-50 पैसों से और 1 रुपए बनता है 25 पैसों के सिक्कों से। तो भाई आप एक बात बताओ कि अगर 5 रुपए बने होंगे 1-1 रुपए के सिक्कों से, तो भाई कितने सिक्के चाहिए भाई? सिक्कों में से हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 रुपए बनाने के लिए भी 1 रुपए के 5 सिक्के चाहिए होंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। 3 रुपए अगर 50 पैसों से मिलकर के बने हैं तो भाई 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 3 रुपए में कितने सिक्के होंगे भाई? आप कहोगे 6 सिक्के होंगे। ठीक है भाई, और 25 पैसे, 1 रुपए में 25 पैसे कितने होंगे भाई? 4 होंगे। ठीक है भाई, तो 5 रुपए में एक के कितने सिक्के बनेंगे? 5 सिक्के। और 3 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 6 सिक्के। और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के। तो जब हमने सब सिक्कों को ऐड किया तो कितने हो रहे हैं भाई? 15। कितने हो रहे हैं भाई? 15। 5 और 6 11 और 4 15। और यहाँ पे हमें क्या सिक्के ही दिए हैं। ठीक है भाई, तो सिक्के कितने दे रखे हैं? 465। इसका मतलब 15 रेशियो के बराबर 465। 15×3 = 45 और 15×1 = 15। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 31। तो 1 रेशियो की वैल्यू 31 आएगी, तो 31 पंजे 5×1 = 5 और 5×3 = 15। और यहाँ से 31 सिक्के कितने हो जाएंगे? 6×1 = 6, 6×3 = 18 और 4×31 करेंगे तो 4×1 = 4, 4×3 = 12। तो इसका मतलब कि 155 सिक्के किसके हैं?
1 रुपए के हैं, 186 सिक्के उसमें 50 पैसे के हैं, और 124 सिक्के हैं वह कितने के हैं, 25 पैसे के हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या दिया था, सिक्के दिए थे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, और उनके जो मूल्यों का अनुपात था वह कितना था, 5:3:1 था। तो हमने क्या किया, इन मूल्यों से क्या बना लिए, सिक्के। ठीक है भाई, तो जब सिक्के बना लिए तो 15 के बराबर 465, तो 1 के बराबर 31 हो गया। तो यहां से 31 का गुणा कर दिया जब सिक्कों की संख्या में, तो टोटल हमें सिक्के पता चल गए। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार वह अपनी औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखिए भाई कि वह 14 पारी वह पहले खेल चुका, 14 पारी वह पहले खेल चुका, उसके बाद जैसे ही 15वीं पारी खेला और उसने 58 रन इस पारी में बना दिए। इससे हुआ क्या कि एवरेज उसका 3 रन बढ़ गया। ठीक है भाई, तो जब एवरेज बढ़ता है तो सभी पे फर्क पड़ेगा उसका, तो इन 14 पारियों पर भी 3-3 रन बढ़े होंगे, और जब इन 14 पारियों पे 3 रन बढ़े होंगे तो 14 तिया 42 रन तो इन्हीं पे बढ़ गए। जो इसने 58 रन बनाए थे इस पारी में से, उसके 42 रन किन पे चले गए, इन्हीं 14 पारियों पे चले गए 3-3 रन बढ़ाने के लिए। तो भाई 42 इसमें से कम कर दीजिए, तो 15 पारियों के बाद जो औसत बचेगा, तो 8 में से 2 माइनस किया 6, और 5 में से 4 माइनस किया 1। तो इसका मतलब 15वीं पारी के बाद जो उसका एवरेज रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 16। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स काम छोड़ गया, फिर वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया, तो वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई कहा गया है कि एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई, कितने दिन में काम को कर देते हैं, 30 दिन में। तो जब x और y किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में भाई कितना काम करेंगे, 1/30 भाग। ठीक है भाई, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/30 भाग। तो x प्लस वाई का जो एक दिन का काम होगा, एक दिन का काम कितना रहने वाला है, 1/30 भाग। ठीक है भाई, तो 1/30 भाग अगर एक दिन में काम करेंगे तो इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया है भाई, 6 दिन तक। तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 6 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 1/5 भाग। इसका मतलब कि जब x ने काम छोड़ा तब 1/5 भाग कंप्लीट हो चुका था। क्या हो चुका था, 1/5 भाग कंप्लीट हो गया। तो भाई शेष काम कितना बचा, तो शेष के लिए मैंने क्या बताया था, अंश में से हर को घटा दीजिए, कितना बचा, 4/5। तो 4/5 भाग शेष रह गया, कितना रह गया, 4/5 भाग शेष रह गया। और 4/5 भाग को किसने किया है, बाई ने। तो बाई को भाई कितना टाइम लगता है, तो 4/5 भाग को करने में उसे कितने दिन लगे, 32। कितने दिन लगे, 32। तो 4 से 8 बार कैंसिल हो गया, और इस 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बाई बराबर 40 दिन। इसका मतलब बाई पूरा काम कितने दिन में कर देगा भाई, 40 दिन में पूरा कर देगा। समझ पाए होंगे इस बात को कि x प्लस वाई किसी काम को 30 दिन में करता है, तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 भाग। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 भाग काम करेगा। और जब एक दिन में 1/30 भाग काम करेगा तो दोनों ने 6 दिन तक काम किया। तो जब दोनों ने 6 दिन तक काम किया तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो 1/5 भाग कंप्लीट हो चुका है। तो 6 दिन में जब 1/5 भाग कंप्लीट हो गया तो भाई शेष काम कितना बचा, तो हमने 5 में से 1 को घटा लिया, 4/5 भाग बचा। और वह काम बाई ने कितने दिन में कर दिया, 32 दिन में। तो 4 से 8 बार कैंसिल हो गया और 5 का इधर गुणा कर लिया, तो बाई उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 40 दिन में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर 38 जो शेषफल है वह 38, 54, 80 और 110 आए। तो भाई किससे विभाजित किया जा रहा है, 48 किससे विभाजित किया जा रहा है, 48, 64, 90 और 120 से। और शेषफल क्या क्या बच रहे हैं भाई, 38, 54, 80 और 110। ठीक है भाई, तो यहां से आप देखिए कि सबको अगर मैं घटाता हूं तो 10, 10,
10 और 10, यहाँ पे जो शेष जो सबका डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वह क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, एलसीएम, और इसमें से डिफरेंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम में से अगर हम अंतर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो बात करते हैं एलसीएम लेने की। तो एलसीएम हमें किनका निकालना है, इन चारों संख्याओं का। तो भाई 120 और 90 की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई, हमने 120 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया तो 120 तिया 360, भाई 360 में भाग क्या है, 90 का भी चला जाता है, 9 चौक 36। तो अगर इन दोनों संख्याओं का आप अगर एलसीएम देखें तो कितना आएगा, 360। हम क्या है, इस पर डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे और सारे जो ऑप्शन दिए हैं वह कितने, 2800 के आसपास दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 360 का मल्टीपल देखेंगे, 360 का मल्टीपल, क्योंकि जो 360 का मल्टीपल होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 2800 के अगर आसपास पहुंचाना है, क्योंकि चारों ऑप्शन है वह कितने दिए हैं, 2800 के आसपास दिए हैं। तो हम इसमें अगर देखें ये लगभग 350 के बराबर है, और 350 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एलसीएम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 2800 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 0 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। ठीक है भाई। तो यहां हमने इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम लिया था उसका हमने मल्टीपल चेक किया कि 2800 के आसपास कौन सी है, क्योंकि सारी जो ऑप्शंस दिए हैं वह किसके आसपास दिए हैं, 2800 के। तो हमने इसका 8वां मल्टीपल निकाला, 8 का गुणा करके देखा 360 में तो 2880 आ गया। इसका मतलब हमें एलसीएम मिल गया 2880। अब हम क्या करेंगे, अंतर को घटाना है, तो अंतर कितना माइनस करना है, 10। कितना माइनस करना है, 10। तो 2870 इसका आंसर होने वाला है, 2870। ठीक है भाई। तो ऐसा कभी भी सवाल आए तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम में से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, कब, जब डिफरेंस सेम होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 90 और 120 का क्या लिया, एलसीएम 360 लिया, फिर हमने उसके मल्टीपल चेक किए। तो हमें पता था कि सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 2800 के आसपास दिए गए हैं, तो इसका 8वां जो मल्टीपल होगा वह कितना होगा, 2880। कितना होगा, 2880। तो हमने 2880 में से 10 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 2870। 2870 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है और अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत है। तो भाई पहली बात तो ये कि 1 किलोग्राम वाली तराजू से कितना जा रहा है भाई, 1200 ग्राम दिखाई देता है, मतलब उसके यहाँ से जो माल जा रहा है वह कितने जा रहा है, 1000 रुपए का। बात अगर हम ये समझें कि अगर 1 ग्राम वजन है और उसका मूल्य 1 रुपए हो तो 1000 रुपए का माल जा रहा है, लेकिन कस्टमर को कितना जा रहा है, 1200 ग्राम, मतलब 1200 रुपए। कितना, 1200 रुपए। तो कस्टमर उसके 1200 रुपए दे रहा है और माल उसके यहां से कितने का जा रहा है, 1000 रुपए का। तो यहां पे अगर मैं सीपी की बात करूं और एसपी की बात करूं तो अगर उसके यहां से 1000 रुपए का माल जाता है तो कस्टमर से कितने रुपए मिल रहे हैं, उसे 1200 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 1200 ग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई। तो और दूसरी बात, उसने क्रय मूल्य पे भी 10% अधिक अंकित कर दिया, तो यहां भी उसे 10% का फायदा होने वाला है। ठीक है भाई। इसका मतलब कि यहाँ पे 10 रुपए सीपी वाली वस्तु कितने में, 11 उसने प्राइस डाल रखी है। ठीक है भाई। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 200 से 5 बार और ये 6 बार, और काट लीजिए 2 से 3 बार और ये 2 से 5 बार। तो यहाँ से ओवरऑल 25 रुपए वाली वस्तु के टोटल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं उसे, 33 रुपए। कितने, 33 रुपए। तो भाई कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे, आप कहोगे कि 8 रुपए का हो रहा है, तो 8 गुणा 100 बटे 25। ठीक है भाई। तो 25 चौके 100 और 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से उसे जो फायदा हो रहा है ओवरऑल वह कितना हो रहा है, 32% का। ठीक है भाई। तो 32% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे इस बात को। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती हैं, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जब दूरियां क्या हो, समान हो, दूरियां क्या हो, समान हो। ठीक है भाई। तो
यहाँ पे हम अलग अलग जो दूरियां हैं वह कितनी है, 6-6 किलोमीटर के टुकड़े हैं और उसने अलग अलग चालों से चले हैं। तो औसत चाल की बात करें, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है भाई, तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 6-6 किलोमीटर के 4 टुकड़े चले हैं तो 6 चौके 24 किलोमीटर हो जाएगी। अब उसे समय कितना लगा होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले 6 किलोमीटर चला है 25 की चाल से, अगला 6 किलोमीटर चला है 50 की चाल से, उससे अगला 6 किलोमीटर चला है 75 की चाल से, और उससे अगला 6 किलोमीटर चला है 150 की चाल से। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 4 बटे, सब में से ऊपर 6 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इन सब का, 150। क्या आएगा, 150। तो 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 25 छिक्के 150, यहाँ 6 आएगा क्योंकि सब ऊपर क्या क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। 6 कॉमन ले लिया बाहर, तो 50 का कितने बार जाएगा, 3 बार। 75 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार। और 150 का भाग 1 बार। तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 4 बटे, ये हो जाएगा 6 और 3 9, 2 11 और 1 12। ठीक है भाई, और जो 150 नीचे है वह कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ठीक है भाई, तो 4 तिया 12 और 3 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 50 बार। ठीक है भाई, तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या रहने वाली है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी रहने वाली है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ क्या यूज किया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हो गई 6 गुणा 4, क्योंकि 6-6 किलोमीटर के 4 टुकड़े चलाए हुए हैं, तो 6 चौक 24 किलोमीटर दूरी हो गई। अब वह पहला 6 किलोमीटर चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 6 किलोमीटर चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उससे अगला 6 किलोमीटर चला है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उससे अगला 6 किलोमीटर चला है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमने क्या किया, 6 सब में से कॉमन ले लिया, एलसीएम सबका कितना आएगा, 150। तो 25 छिक्के 150 6 बार। ठीक है, 50 तिया 150, 75 दूनी 150 और 150 एकड़ 150, क्योंकि 6 हमने सब में से कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बन गया, सबके जो अंश रहने वाले हैं क्या हो जाएंगे, 1 रह जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने 6 से 6 से कैंसिल कर लिया, तो 4, और जो नीचे 150 था वह ऊपर पहुंच जाएगा 4 गुणा 150, और इन सब का जो योग है वह कितना हो जाएगा, 12। तो 4 से 3 बार कैंसिल हो गया और 3 से ये 50 बार। तो भाई यहाँ पे जो एवरेज स्पीड उसकी रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 50। तो 50 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 4000 रुपए के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि 4000 रुपए के मूलधन पे दिया है, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है वैसे तो, कि जो अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है भाई, 2 वर्ष के लिए पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पी कितना है, 4000 है, और आर कितना है, 5 बटे 100 और इसका होल स्क्वायर। तो 5 से कितने बार, 20 बार कैंसिल हो गया। तो 4000 गुणा का स्क्वायर करोगे तो 1/20 गुणा 1/20, तो 20 गुणा 20 400। ठीक है भाई, तो 400 से कितने बार कट जाएगा, 10 बार। तो यहाँ से जो अंतर रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 10 रुपये। ठीक है भाई, तो 2 वर्ष के C2 और S2, 2 वर्ष के CI और SI का जो अंतर होता है वह कितना होता है, PR अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 10 रुपये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 10 रुपये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी लंबाई की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई है। तो भाई पहले तो हम इस त्रिभुज को ये चेक करें कि ये किस टाइप का त्रिभुज है, इसका नेचर देखें कि न्यून कोण है कि समकोण है या अधिक कोण है। तो हम क्या करते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात बना के देखते हैं, 12, 16 और 20। हम ये चेक करेंगे या क्या ये किसी की ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा। तो 4 से ये कितने बार, 3 बार कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 बार कैंसिल हो गया, और ये 4 से 5 बार।
तो हमने ये चेक किया कि 3:4:5 आ रहा है भुजाओं में। भुजाओं में जो अनुपात आ रहा है वह कितना आ रहा है, 3:4:5 आ रहा है। तो हमें पता है कि 3, 4, 5 की तो ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में होती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये किस टाइप का त्रिभुज है भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और आधार और लंब कुछ भी मान लीजिए, ये 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो पूछा क्या गया है कि परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज की परित्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर बराबर, ये क्या होती है, कर्ण बटे 2। क्या होती है भाई, कर्ण बटे 2। तो कर्ण कितना है भाई इसका, 20। सबसे लॉन्गेस्ट भुजा कितनी है, 20। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 10। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का आधा होता है वही परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है भाई, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। और आपको इसके अलावा अगर कभी इन रेडियस पूछी ले जाए कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो r बराबर होता है p + b - h/2। ठीक है भाई, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए होता है p + b - h/2। इसका मतलब लंब प्लस आधार में से क्या, लंब और आधार के योग में से कर्ण को माइनस करके 2 का क्या दे देते हैं, भाग। तो यहां से क्या मिल जाती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण बटे 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने कोई काम 3,50,000 रुपए और 1,40,000 रुपए निवेश करके शुरू किया। उसमें ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए लाभ का 20% वार्षिक मिला। बाद में लाभ का बंटवारा पूंजी के निवेश के अनुसार किया गया। तदनुसार यदि ए को बी की तुलना में 38,000 रुपए अधिक मिले हों तो कुल लाभ है। तो भाई देखिए, चलते हैं सवाल की ओर। ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी ने जो पैसे लगाए हैं वो इन्वेस्ट कितना किया है भाई, 3,50,000। ठीक है भाई, और बी ने कितना लगाया है, 1,40,000 रुपए। ठीक है भाई, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, और 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया है वह 5:2 के अनुपात में निवेश किया है। ठीक है भाई, फिर कहा गया है कि 20% क्या है, लाभ का 20% ए को मिला प्रबंधन के रूप में, व्यवसाय मैनेजमेंट के रूप में। तो 20% की भिन्न बनती है भाई कितनी, 1/5। इसका मतलब अगर 5 रुपए का कुल लाभ होता है, अगर कुल लाभ 5 रुपए का होता है तो उसमें से 1 रुपए ए को मिलेगा, किसके लिए, लाभ प्रबंधन, सॉरी व्यवसाय प्रबंधन के लिए। ठीक है भाई, बचेगा कितना यहां से, 4 रुपए। और 4 रुपए जो बचेगा वह इनके अनुपातों में बांट दिया जाएगा। ठीक है भाई, 5:2 जितना इन्होंने निवेश किया था उस अनुपात में। तो भाई 4 को अगर हम बांटेंगे तो बड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम का दिक्कत बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आनुपातिक योग का गुणा कर लेंगे इसमें। तो हम कुल धन में 7 का गुणा कर लिया आनुपातिक योग, और यहां भी 7 का कर लिया। तो कुल धन कितना हो जाएगा, कुल लाभ जो हो जाएगा वह कितने का हो जाएगा, 35 रुपए का। उसमें से ए को कितना मिलेगा लाभ का, 7 रुपए। 7 रुपए उसे व्यवसाय प्रबंधन का मिल गया, बचेगा कितना, 28 रुपए। कितना बचा भाई, 28। और 28 को 5:2 में बांटेंगे तो भाई 7 के बराबर, 7 रेशियो के बराबर 28। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और यहां से जब 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ जाएगी तो 5 चौके 20 रुपए और 4 दूनी 8 रुपए। इसका मतलब 28 रुपए में से ए को कितना मिलेगा, 20 रुपए, और बी को कितना मिलेगा, 8 रुपए। ठीक है भाई, 35 रुपए का कुल लाभ हुआ मान लीजिए हमने, क्योंकि 7 का गुणा कर लिया इसमें ऊपर नीचे। तो कुल लाभ 35 में से 7 रुपए ए को मिल गया व्यवसाय प्रबंधन का, बचा कितना, 28। और 28 को जब हमने इनके निवेशों के अनुपात में बांटा तो 7 रेशियो के बराबर 28। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो 1 रेशियो की 4 बनेगी तो 5 रेशियो की वैल्यू 20 और 2 रेशियो की वैल्यू 8। इसका मतलब कि ए को 28 रुपए में से 20 रुपए मिलेंगे और बी को 8 रुपए, और 7 रुपए उसे ए को पहले ही मिल चुके हैं। ठीक है, कुल लाभ का 20% पहले ही मिल चुका है व्यवसाय प्रबंधन के लिए। तो यहां से ए को कितना मिलेगा भाई, टोटल रुपए 27 रुपए, और बी को कितना मिला, 8 रुपए। दोनों के लाभों का जो अंतर है वह कितना बनेगा भाई, 19 रुपए। तो 19 रेशियो के बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो 19 रेशियो की वैल्यू 38,000। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 2,000।
और कुल लाभ कितना था 7 पंजे 35, तो 35 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 35 इंटू 2000, इसका मतलब 70,000 रुपए। ठीक है भाई, तो कुल लाभ जो रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 70,000 रुपए। तो ऑप्शन 4 यहां दिख नहीं रहा है, 70,000 रुपए क्या है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, तो ए बी और सी की बात करें तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में। एलसीएम ले लीजिए तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 60 यूनिट। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा, बी 20 तिया 60 3 यूनिट और सी 6 यूनिट। तो भाई पहले दिन काम कौन करेगा ए और बी, तो जब ए और बी पहले दिन काम करेगा तो 5 यूनिट काम होंगी और अगले दिन काम पर कौन आएगा ए और सी। ठीक है भाई, तो यहां कितना काम होगा 8 यूनिट काम होगा, कितना होगा 8 यूनिट। तो बात करते हैं, एक तरफ वर्क लिख लीजिए और एक तरफ टाइम लिख लीजिए क्योंकि वर्क एंड टाइम ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले दिन 5 यूनिट काम हुआ और दूसरे दिन 6 और 2 8 यूनिट काम हुआ, कितना हुआ 8 यूनिट काम। तो भाई 8 और 5 13, तो 13 यूनिट काम हुआ और टाइम कितना लग गया भाई 2 दिन। कितने लग गए 2 दिन। अब इस वर्क में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये काम 60 से ज्यादा ना निकले, तो हमने क्या किया कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 4 का कर लिया। तो भाई दिन कितने हो गए 8 और काम कितना हुआ 13 चौक 52 यूनिट। ठीक है भाई, अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा ए और बी का काम करने का। अगले दिन काम पे कौन आएगा भाई ए और बी, तो ए और बी आएंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे और एक दिन और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 9 दिन में टोटल जो काम हुआ वो कितना हो गया 57 यूनिट काम हो गया। ठीक है भाई, अब बचा कितना है 3 यूनिट काम, तो 3 यूनिट काम और जब अगला नंबर है वो किसका है ए और सी का, और ए और सी मिलकर के कितनी ईंटें लगाते हैं, एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं 8 यूनिट काम, और काम कितना कराना है 3 यूनिट बाकी हैं, तो 9 दिन हो चुके हैं तो 3/8। ठीक है भाई, जब ए और सी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं तो 3 यूनिट में कितना टाइम लगेगा 3/8 समय और लगेगा, तो 9 सही 3/8, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ लीजिए फिर से एक बार कि ए बी सी के जो दिन दिए थे वो 30, 20 और 10 दिए थे, एलसीएम कितना आ गया 60। तो पहले दिन ए और बी जब काम पे आएंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे, अगले दिन ए के साथ सी आएगा तो 8 यूनिट काम होगा। ठीक है भाई, तो 5 और 8 13 यूनिट काम हुआ कितने दिन में 2 दिन में। तो काम में हमने ऐसी संख्या का गुणा किया जिससे काम 60 से ज्यादा ना निकले, तो हमने कितने का गुणा कर लिया 4 का, तो 13 चौक 52 यूनिट, 4 का इधर किया तो 4 का इधर हो गया। ठीक है भाई, तो इधर का किया तो 52 यूनिट काम करने में 8 दिन हो चुके हैं, कितने दिन 8 दिन। अब अगले दिन किसका टर्म आएगा ए और बी, तो ए और बी का जब टर्म आएगा तो ए और बी 5 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, तो टोटल 9 दिन हो जाएंगे और काम कितना हो जाएगा 57 यूनिट। अब अगले दिन जब नंबर आएगा ए और सी का, और ईंटें कितनी लगानी है 3 ईंटें, मान लीजिए 3 यूनिट काम करना है तो 3/8 टाइम और लगेगा, तो 9 सही 3/8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विद्यार्थी 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भाई हम वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाएंगे, देखिए भाई, तो एक तरफ क्या हो गया, परीक्षा में 52% यहाँ पे अंग्रेजी में, 52% इंग्लिश में क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है भाई, और 42% मैथ में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है भाई, और दोनों में जो कॉमन, दोनों में 17% जो ऐसे लोग हैं जो कि दोनों विषयों में क्या हुए हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल की बात करें तो इस 17 को 52 में से घटा देंगे, तो जब 17 को 52 में से घटाएंगे तो 25% ओनली इंग्लिश में फेल है। और ऐसे ही अगर 42 में से 17 को घटाएंगे तो ओनली मैथ की बात करें तो ये कितने रह जाएंगे भाई, ये रह जाएंगे आपके 25, सॉरी ये हो जाएंगे
35% और ये हो जाएंगे 25%। ठीक है भाई, तो 35% ओनली इंग्लिश में फेल हो जाएंगे और मैथ में कितने 25% फेल हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम फेल की बात करें तो 35 और 25 60, 60 और 17 77, 77% क्या हो जाएंगे फेल, क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। और जब 77% फेल हो जाएंगे तो पास कितने रह जाएंगे भाई 100 माइनस 77, इसका मतलब 23%। ठीक है भाई, तो 23% क्या है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है 23%। समझ लें हमने जो ग्राफ बनाया वह इंग्लिश का और मैथ का बनाया, तो 17% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले थे, 52% क्या थे इंग्लिश में फेल थे। तो अगर हम ओनली इंग्लिश की बात करें तो इस 17 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ओनली इंग्लिश में जो फेल होने वाले थे वो कितने थे 35%। ऐसे ही 42% पूरे मैथ में फेल थे, तो 17 को घटा देंगे तो ओनली मैथ में फेल होने वाले कितने थे 25%। तो सबको ऐड कर दिया क्योंकि हमने ग्राफ जो बनाया था वह जो वेन डायग्राम बनाया था वह किस में बनाया था फेल में। तो भाई फेल का परसेंटेज कितना हो गया 77%। तो पास परसेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 77 23%। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है और इसकी ऊंचाई 24 सेमी है, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आयतन कितना दे रखा है 1232, तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और एच कितना दे रखा है भाई 24। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से कितने बार कट जाएगा भाई ये 8 बार। ठीक है, और इसे काटते हैं 11 दूनी 22, इसे काटते हैं 11 एकन 11। ठीक है भाई, बचाए 11 एकन 11, 11 दूनी 22। ठीक है, और ये 14 अट्ठे 112 और 2 से कितने बार कट जाएगा ये 7 बार, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 7, तो आर बराबर क्या होगा अंडर में 7 गुणा 7 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो त्रिज्या निकलेगी शंकु की वह कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब अगर शंकु की बात करें, शंकु की त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो 7, 24 और 25 की क्या होती है ट्रिपलेट होती है, क्या होती है ट्रिपलेट होती है। तो भाई ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण क्या हो जाता है, अगर आधार और लंब 7 और 24 के हों तो कर्ण कितने का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से जो हमें स्लैंट हाइट पता चली एल वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ के लिए स्लैंट हाइट चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है सी बराबर पाई आर एल। ठीक है भाई, तो 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल कितना लग जाएगा 25। तो 7 से 7 कैंसल, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 सेमी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो वक्र पृष्ठ रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 550 वर्ग सेमी। ठीक है भाई, ये 7 और 24 की ट्रिपलेट से जो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है तो 7, 24, 25 की आ जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर, इसको कुछ भी मान लीजिए, ये हो जाएगा बराबर x मान लीजिए या l मान लीजिए, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा l स्क्वायर। तो ये 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576। ठीक है भाई, बराबर l स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 625 बराबर l स्क्वायर। यहाँ से l बराबर कितना निकलेगा भाई 25 निकलेगा, कितना निकलेगा 25। ठीक है भाई, तो ऐसे भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और अदरवाइज आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो 7, 24, 25 की ट्रिपलेट होती है। ठीक है भाई, तो हमने वहां से स्लैंट हाइट निकाल के एल की वैल्यू निकाल ली, और वक्र पृष्ठ होता है कितना पाई आर एल, और पाई आर एल में रेडियस कितनी निकली थी इसकी 7 निकली थी, और स्लैंट हाइट कितनी 25। तो यहाँ से उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा 550 वर्ग सेमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5 गुणा 10 गुणा 15 से 500 तक गुणनफल में दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई देखिए 5 गुणा 10 गुणा 15 और कहाँ तक दिया है 500 तक। ठीक है भाई, तो इसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूँ, क्या कॉमन लूँ 5,
तो 5 कितना कॉमन आएगा, तो भाई 5 इसमें कितना कॉमन आएगा, तो जब गुणा में संख्याएं हों और कॉमन लिया जाए तो पहली संख्या का अंतिम संख्या में भाग दे लीजिए। तो 5 का भाग अगर 500 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 100 बार। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि कितने टर्म है, 100 टर्म है। ये कितने पद हैं, 100 पद हैं। 5 से 500 तक लिखने में 100 पद लिखे जाएंगे, कितने, 100 पद। तो सब में से अगर मैं 5 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी होने वाली है, 100। कितनी होने वाली है, 100। और ये जो टर्म होने वाले हैं वो 1 गुणा 2 गुणा 3, सब में से 5 कॉमन ले लिया, 5 का भाग दे रहे हैं, तो लास्ट टर्म जो होगा वह क्या होगा, 100 होगा। ठीक है भाई। अब हम क्या चेक करेंगे कि 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं, 100। 5 हमारे पास कितने हैं, ऑलरेडी 100 है। कितने हैं, 100। और अंदर भी इसमें 5 ने होंगे। तो जब 5 का फैक्टर हमें देखिए ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या 2 का फैक्टर चेक करते हैं कि इसमें 2 कितना बार आ रहा है। ठीक है भाई। तो 2 कितने बार आता है, तो 1 से 100 तक के गुणनफल में 2 को चेक करना हो तो 2 से कितने बार, 50 बार। ये कैंसिल हो गया। 2 से 25 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 2 से 1 बार। इसको काउंट नहीं करते, इन सब का टोटल जो होगा वो कितना, 97। कितना होता है, 97। तो भाई हमें यहाँ से कितने, 2 कितने मिलेंगे अंदर, 97। कितने मिलेंगे, 97। तो ये 97 2 मिलेंगे, वो 97 5 से मिलकर के कितने जीरो बना लेंगे, 97। तो जीरो जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 97। कितने जीरोज बनेंगे, 97। ठीक है भाई। ठीक है, ये डबल लिख गया है तो इसका तो 97 आंसर था। तो भाई अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।